हेलो स्टूडेंट, मैं जयप्रकाश स्वामी आज आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री का अगला वीडियो। आज हम बात करेंगे क्रिस्टल में आयनों की पैकिंग के बारे में। ठीक है, कोई भी क्रिस्टल जो है उसमें आयनों की पैकिंग किस प्रकार से होती है इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो देखिए, कोई भी क्रिस्टल है उसमें दो प्रकार के आयन होते हैं, एक धनायन होता है और एक ऋणायन होता है। एक धनायन अपने चारों ओर उसकी जो समन्वय संख्या होती है उसकी बराबर मात्रा में ऋणायनों द्वारा घिरा होता है और एक ऋणायन अपने चारों ओर उसकी समन्वय संख्या के बराबर धनायनों द्वारा घिरा होता है। और दोनों की जो संख्या है धनायन और ऋणायन की, वो इस प्रकार से संतुलित होती है कि जो दोनों आयन जो क्रिस्टल है वो विद्युत उदासीन बना रहता है। ठीक है, दोनों की जो संख्या है वो इस प्रकार से हो कि जो क्रिस्टल है वो विद्युत उदासीन बना रहे। ठीक है, चलिए अब देखिए, कोई भी क्रिस्टल में आयनों की पैकिंग होती है तो उसमें आप कह सकते हो कुछ नियमों का पालन आवश्यक होता है जिसके आधार पर क्रिस्टल में आयनों की पैकिंग होती है। तो उन नियमों की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, कोई भी क्रिस्टल है उसमें आयन को एक गोले के रूप में माना गया है। कोई भी आयन है वो एक गोले के रूप में होता है। अब देखिए, पहला नियम ये है कि क्रिस्टल में आयनों की जो भराव क्षमता है, भराव क्षमता कह दो या संकुलन क्षमता कह दो, ठीक है, वो तो होनी चाहिए अधिकतम। मतलब क्रिस्टल में आयन ज्यादा से ज्यादा भरे हुए हो तो वो तो अधिकतम होना चाहिए और उन आयनों के बीच में जो रिक्त स्थान है वो होना चाहिए न्यूनतम। ठीक है, चलिए दूसरी बात यह है कि कोई भी आयन है उसके चारों ओर अधिक मात्रा में विपरीत आवेशित आयन होने चाहिए। इससे क्या होगा कि आकर्षण बल जो है उसका मान बढ़ेगा। आकर्षण बल जितना अधिक होगा क्रिस्टल उतना ही अधिक स्थायी होता है। ठीक है, कोई भी आयन है उसके चारों ओर अधिक मात्रा में विपरीत आवेशित आयन होने चाहिए। विपरीत आवेशित आयनों से आकर्षण बल का मान बढ़ता है और आकर्षण बल अधिक होने से उनके मध्य स्थायित्व बढ़ेगा, क्रिस्टल का स्थायित्व बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट क्या आता है? तीसरा ये आता है, जो भी समान आवेश वाले आयन हैं, ठीक है, समान आवेश वाले आयन, उनके मध्य प्रतिकर्षण न्यूनतम होना चाहिए। कोई भी समान आवेश वाले जो आयन हैं उनके मध्य प्रतिकर्षण जो है वो न्यूनतम होना चाहिए, क्योंकि प्रतिकर्षण अगर अधिकतम होगा, प्रतिकर्षण अगर अधिकतम होगा तो क्या होगा, क्रिस्टल का स्थायित्व कम हो जाएगा। इसलिए प्रतिकर्षण का मान क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या आता है? अगला ये आता है कि जो क्रिस्टल है वो विद्युत उदासीन होना चाहिए। अगर विद्युत उदासीन नहीं है तो फिर क्रिस्टल का स्थायित्व नहीं रहता, इसलिए क्रिस्टल का विद्युत उदासीन होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये कुछ नियम हैं जिसके आधार पे क्रिस्टल में आयनों की पैकिंग होती है। चलिए अब देखिए, जो क्रिस्टल में आयनों की पैकिंग है वो किस प्रकार से होगी। देखिए, कोई भी क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल का जो ढांचा है वो मूल रूप से कौन बनाता है, वो ऋणायन बनाता है। ठीक है, ऋणायनों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है और बड़ा आकार होने के कारण ये एक दूसरे के पास इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं कि इनके मध्य रिक्त स्थान बचता है। ठीक है, रिक्त स्थान बचता है और इस रिक्त स्थान में कौन फिट हो जाता है, धनायन फिट हो जाता है, क्योंकि धनायनों का आकार क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो कोई भी क्रिस्टल जो होगा उसमें ऋणायन जो है वो इसका ढांचा बनाते हैं। ऋणायन बड़े आकार के होने के कारण ढांचा बनाएंगे और उनके बीच में जो रिक्त स्थान होगा उसमें धनायन आकर फिट हो जाएगा, क्योंकि इसका आकार छोटा होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी। अब देखिए, क्रिस्टलों में जो आयनों की पैकिंग है वो मेनली दो प्रकार से होती है। ठीक है,
क्रिस्टलों में आयनों की पैकिंग मूल रूप से दो प्रकार की होती है। एक तो आता है वर्गीय जालक, एक होता है इसमें वर्गीय जालक और दूसरा होता है इसमें षटकोणीय जालक। देखिए पहले वर्गीय जालक के बारे में बात करते हैं। तो देखिए वर्गीय जालक किस प्रकार से होगा। देखिए इस प्रकार से क्रिस्टलों में आयनों की जो पैकिंग है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है वर्गीय जालक और एक होता है षटकोणीय जालक। तो पहले मैं बात करता हूं वर्गीय जालक के बारे में। देखिए वर्गीय जालक संरचना किस प्रकार से होती है कि जो चार आयन होंगे वो इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएंगे कि एक आयन के चारों ओर चार आयन इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। और चार, देखिए ये जो एक आयन है इसके चारों ओर चार आयन इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं कि एक वर्ग सा बन जाता है। ठीक है, इसलिए इसको वर्गीय जालक कहा जाता है। अब जो इन आयनों के बीच में जो स्थान का खाली रह गया, इस स्थान के अंदर क्या होता है कि दूसरे आयन आकर व्यवस्थित हो जाते हैं। तो एक लेयर तो ये बन गई, इसके ऊपर इन चार जगहों पे दूसरे आयन आ जाएंगे और इनके ऊपर वापस इसी प्रकार की व्यवस्था वापस बन जाती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की संरचना यहाँ पे बनती है। और इस वर्गीय जालक से जो संरचना बनती है इसको हम कहते हैं काय केंद्रित गणीय संरचना। काय केंद्रित गणीय संरचना कहते हैं। देखिए जब आप ठोस अवस्था पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, उसमें आपको बताऊंगा मैं, इसको शॉर्ट में बीसीसी कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक संरचना। बॉडी सेंटर क्यूबिक संरचना क्या होती है, कोई भी एक घन जो होता है, ठीक है, कोई भी एक घन जो होता है उस घन के चार जितने भी कोणे हैं उन सभी पे आप एक आयन मान लो और इन आयनों के बीच में एक दूसरे टाइप का आयन मान सकते हो। ये जो संरचना होती है इसको हम कहते हैं बीसीसी या बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए ठीक यहां पे भी वैसा ही होता है। किस प्रकार से देखना, देखिए ये चार आयन जो है इनको आप ही नीचे वाले चार आयन मान लें और इनके बीच में जो स्थान खाली बचा हुआ है यहाँ पे क्या होता है, इनके ऊपर एक आयन आता है, जो ये मैंने बीच वाला आयन बनाया है वो आप यहाँ मान सकते हो। और इसके ऊपर वापस जो ये बने हुए हैं यहाँ पे ही वापस दूसरे आयन आ जाते हैं। ये जो ऊपर वाले हैं इनको आप ऐसे मान सकते हो। तो ये जो संरचना बनती है ये आपकी बीसीसी संरचना बनती है। ठीक है, और एक खास बात और है, इस बीसीसी संरचना ये जो बनती है इसकी संकुलन क्षमता जो होती है वो 68% होती है। संकुलन क्षमता 68% होती है। मतलब जो ये संरचना बनेगी इसमें आयनों द्वारा भरा हुआ जो स्थान होगा वो 68% होगा और जो खाली स्थान होगा वो कितना हो जाएगा, 32% हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो आयनों की जो उपसंयोजन संख्या कह दो या आप समन्वय संख्या कह दो, तो जो समन्वय संख्या होती है वो यहाँ पे 8 होती है। मतलब एक आयन जो होगा वो अपने चारों ओर 8 आयनों द्वारा घिरा हुआ होता है। जैसे आप ये देख लीजिए, ये जो बीच वाला आयन है ये अपने चारों ओर 8 आयनों के द्वारा घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो समन्वय संख्या होती है वो 8 होती है। ठीक है, तो ये आपका होता है वर्गीय जालक। अब दूसरे प्रकार का जालक आता है इसमें षटकोणीय जालक। देखिए षटकोणीय जालक किस प्रकार से होता है। देखिए षटकोणीय जालक में क्या होता है कि एक आयन के चारों ओर 6 आयन इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं कि एक षटकोण सा बन जाता है।
ये लीजिए, ये आपका क्या बन गया, एक षटकोणीय संरचना। देखिए 6 आयन इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे कि एक षटकोण सा बन जाएगा, इसलिए इसको षटकोणीय जालक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो षटकोणीय जालक होगा, इनके बीच में क्या होंगे, 6 रिक्त स्थान होंगे। देखिए एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, यहाँ पे 6 रिक्त स्थान होते हैं। ठीक है, जो 6 रिक्त स्थान होंगे, इनमें से क्या होगा कि 3 रिक्त स्थान जो है वहां पे दूसरे गोले आ जाते हैं। एक को छोड़ के 3 रिक्त स्थान जो होंगे उसमें क्या आ जाएंगे, दूसरे गोले आ जाएंगे, और 3 रिक्त स्थान जो है वो बचे हुए रहते हैं। इस संरचना को एक दूसरा नाम भी दिया गया है, इसको निबिड़ संकुलन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको निबिड़ संकुलन भी कहा जाता है। निबिड़ का मतलब है सबसे क्लोजेस्ट पैकिंग होती है। ठीक है, क्लोजेस्ट, जितना क्लोज हो सकता है उतनी ज्यादा क्लोज पैकिंग होती है, इसको हम निबिड़ संकुलन के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये जो निबिड़ संकुलन है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है जिसको हम कहते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन, षटकोणीय निबिड़ संकुलन, और दूसरा होता है इसके अंदर फलक केंद्रित काय संरचना, फलक केंद्रित काय संरचना। इसको हम कहते हैं HCP, शॉर्ट में कहते हैं HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और इसको हम कहते हैं FCC मतलब फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब देखिए होता क्या है, इन दोनों में क्या क्या फर्क होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया कि एक लेयर तो आपकी नीचे वाली बन गई। ठीक है, अब नीचे वाली जो लेयर बनी है उसके बीच में 6 रिक्त स्थान बाकी रहते हैं, तो 6 रिक्त स्थान में से 3 रिक्त स्थान भरे जाते हैं, और वो 3 रिक्त स्थान कौन से भरे जाएंगे, वो अल्टरनेट अवस्था में इस प्रकार से भरे जाते हैं। ठीक है, अल्टरनेट अवस्था में भरे गए। अब अगर मैं निचली लेयर को अगर ए लेयर बोलूं और ये जो दूसरी लेयर है इसको बी लेयर में कहूं, तो जो तीसरी लेयर होती है वो बिल्कुल जो नीचे वाली लेयर है उसकी सेम होती है। मतलब वहीं पे वापस अगर आयन आते हैं तो इसको मैं तीसरी वाली लेयर को भी मैं ए लेयर ही कह देता हूं। तो ये जो लेयर बनती है वो ए लेयर टाइप की बनती है। ठीक है, जैसा तीसरी लेयर कैसे आएगी, जो बिल्कुल नीचे वाली जो लेयर थी उसके जैसे ही एक लेयर ऊपर बन जाती है। तो इस प्रकार की जो संरचना है इसको हम कहते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, और जो आपकी ये तीसरी, ये जो दूसरा है फलक केंद्रित काय संरचना, इसमें क्या होता है कि इसमें जो तीसरी लेयर बनती है वो तीसरी लेयर पहली लेयर की तरह ना बनकर ये जो खाली स्थान होता है यहाँ पे, इन पे तीसरी लेयर आती है। तो इसको मैं ए लेयर न कह के इसको मैं ABC लेयर कह देता हूँ। मतलब जो तीसरी लेयर होती है वो पहली लेयर की तरह नहीं होती, वो तीसरी लेयर अलग ही होती है। ठीक है, तो ये आपकी होती है, यहाँ पे जो संरचना बनती है इसको हम कहते हैं फलक केंद्रित काय संरचना। ठीक है, फलक केंद्रित काय संरचना। ये एक्चुअल में क्या होती है कि इस टाइप की एक लेयर होगी जिसमें क्या होगा कि किनारे पर तो एक एक एटम होगा ही होगा, और सारी जितनी फेस जो होती है उस फेस पे भी एक एक, ये जो होता है पार्ट इसको हम फेस कहते हैं। ये घन जो होता है इसके अंदर कितनी फेस होती है, 6 फेस होती है। तो एक एक फेस पर भी एक एक एटम और प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये जो संरचना होती है इसको हम फलक केंद्रित काय संरचना के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात आती है इनकी संकुलन क्षमता की और इनकी समन्वय संख्या की। तो इनकी जो समन्वय संख्या होती है वो दोनों की 12 होती है। देखिए अब बात करते हैं ये जो दोनों प्रकार की संरचना मैंने बताई थी, एक तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और एक आपकी फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। इन दोनों में एक तो हम बात करते हैं समन्वय संख्या की और एक बात करते हैं संकुलन क्षमता की। तो समन्वय संख्या जो होती है, समन्वय संख्या हम किसे कहेंगे कि कोई भी एक आयन अपने चारों ओर कितने आयनों द्वारा घिरा होता है, इसको हम समन्वय संख्या कहते हैं।
तो समन्वय संख्या होती है इसमें 12 होती है, मतलब एक आयन अपने चारों ओर 12 आयनों के द्वारा घिरा होता है। और इनकी जो संकुलन क्षमता होती है, संकुलन क्षमता का मतलब है कि भराव कितना होता है, आयनों का भराव यहाँ पे 74% होगा, ठीक है। और रिक्त स्थान कितना हो जाएगा, रिक्त स्थान हो जाएगा आपका 26% यहाँ पे रिक्त स्थान होता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी दो प्रकार की संरचना यहाँ पे होती है, एक वर्गीय जालक हो गया, एक आपका षटकोणीय जालक हो गया। षटकोणीय जालक भी फिर दो प्रकार से होते हैं, एक तो जिसमें तीसरी लेयर पहली लेयर के समान हो, इसको हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और दूसरा जिसमें तीसरी लेयर पहली लेयर से डिफरेंट हो, वो आपका होता है फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर या एफसीसी संरचना, ठीक है। दोनों में समन्वय संख्या 12 होती है, संकुलन क्षमता 74% होती है। चलिए, अब हम बात करते हैं, देखिए जब ये आपके आयन बनते हैं तो आयनों के बीच में कुछ रिक्त स्थान खाली रह जाते हैं, जिनको हम होल या छिद्र के नाम से जानते हैं। ये जो छिद्र हैं आपके, वो 3 प्रकार के होते हैं। छिद्र या आप होल कह सकते हो। ये जो होल है वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है त्रिकोणीय होल, ठीक है, एक तो होता है त्रिकोणीय छिद्र। देखिए, जब कोई भी दो आयन के नीचे एक आयन इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाता है तो ये बीच में जो यहाँ पे होल रहता है वो त्रिकोण के आकार का होता है, इसलिए इसको त्रिकोणीय छिद्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, एक दूसरे प्रकार का छिद्र आता है, वो आता है चतुष्फलकीय छिद्र। देखिए, अगर 3 आयन इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाए और चौथा आयन अगर इसके ऊपर व्यवस्थित हो जाता है तो इनके बीच में जो होल बनेगा इसको हम कहते हैं चतुष्फलकीय छिद्र, क्योंकि वो जो छिद्र होगा वो चतुष्फलकीय आकार का होगा, इसको हम चतुष्फलकीय छिद्र कहते हैं, ठीक है। और एक छिद्र और होता है जिसको हम अष्टफलकीय छिद्र के नाम से जानते हैं, अष्टफलकीय छिद्र। वो क्या होता है, देखिए, अगर 3 आयन इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाए और 3 आयन ठीक इनके विपरीत हो, मतलब इस प्रकार से, तो इनके बीच में जो छिद्र रहेगा, वापस बनाता हूं, देखिए, देखिए ये है जैसे, ठीक है, 3 आयन इस प्रकार से व्यवस्थित हो गए और 3 आयन जस्ट उसके विपरीत व्यवस्थित होते हैं, तो यहाँ पे ये जो छिद्र बनता है, ये छिद्र, इसका आकार अष्टफलकीय होता है, इसलिए इसको अष्टफलकीय छिद्र के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 छिद्र यहाँ पे होते हैं, एक त्रिकोणीय छिद्र होता है, एक चतुष्फलकीय छिद्र होता है और एक अष्टफलकीय छिद्र होता है। तो ये 3 प्रकार के हो गए। ये आपकी होती है क्रिस्टलों में आयनों की पैकिंग, ठीक है।